नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 को डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को अपने हाथ में ले लिया था। इसी के साथ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने 15 काउंसिल मेंबर्स के साथ इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और साथ ही जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल के साथ वाइसरॉय का टाइटल भी दे दिया गया और वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर काफ़ी बदलाव यहाँ पर नहीं किए गए। तो उसी के लिए बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 काउंसिल एक्ट लेके आई। तो उन्हीं में से ये पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में आया। तो इस काउंसिल एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे बदलाव किए गए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने देखा था अब तक क्या था कि गवर्नर जनरल था और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब तक 4 मेंबर्स होते थे। तो इस काउंसिल एक्ट के साथ यहाँ पर एक 5वां मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा ये जो मेंबर्स थे इनके कोई पर्टिकुलर अलग से फंक्शंस नहीं होते थे। ये बेसिकली गवर्नर जनरल को इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग में हेल्प करते थे। पर अब से क्या किया गया कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और इस पोर्टफोलियो सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें से हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो असाइन किया गया। जैसे कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है, ऐसे ही इन 5 मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज असाइन किए गए, जैसे कि होम, मिलिट्री अफेयर्स, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। ये 5 पोर्टफोलियो इन्हें असाइन किए गए। और यहाँ पर एक और जो बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसके बाद क्या होता है, 1874 में यहाँ पर एक छठा मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और ये छठा मेंबर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को संभालता है, यानी कि पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है। तो ये 6 मेंबर्स पोर्टफोलियो संभालेंगे, जो कि 1861 तक अभी 5 मेंबर्स थे जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो असाइन कर दिए गए। अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव पर्पसेस पे। तो हमने पहले देखा था कि पहले लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए भी कुछ मेंबर्स रखे गए थे, पर यहाँ पर वहाँ उस सिस्टम के अंदर थोड़ा चेंज किया गया। लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए यहाँ पर क्या किया कि जो मेंबर्स थे उनकी गिनती अब कर दी गई 6 से 12 के बीच में। पहले 6 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए, अब जो उनकी गिनती थी वो मिनिमम 6 थी और मैक्सिमम 12 थी, मतलब कि 6 से 12 के बीच में होंगे। और इनको दर्जा दिया गया एडिशनल मेंबर्स का। अब ये एडिशनल मेंबर्स का जो टाइटल है ये याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो एडिशनल मेंबर्स भी थे ना, इनके अंदर भी 2 तरह की टुकड़े थे, यानी कि इनके अंदर भी एक ऑफिशियल मेंबर्स थे और दूसरे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ऑफिशियल मेंबर्स तो वो हो गए जैसे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, या फिर कोई ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो ऑफिशियल मेंबर्स हो गए। और यहाँ पर कंडीशन ये रखी गई कि इनमें से कम आधे मेंबर्स को नॉन ऑफिशियल होना पड़ेगा। नॉन ऑफिशियल का मतलब जो कि ब्रिटिश सर्विस के अंदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियंस को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री अलाउड थी? तो इसका आंसर है जी नहीं। इंडियंस को अभी गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी। पर अब अगर आप ये पूछो कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं क्या इनके अंदर इंडियंस की एंट्री अलाउड थी, तो आंसर है जी हाँ, यहाँ पर इंडियंस की एंट्री अलाउड थी। इनफैक्ट जो पहले गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, जिनको दोनों का टाइटल दिया गया, एक्चुअली गवर्नर जनरल जब जब वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते थे, जो गवर्नर जनरल थे तो उन्हें गवर्नर जनरल कह दिया जाता था। और जब वो प्रिंसली स्टेट्स के का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होते थे तो उसके लिए उनको वाइसरॉय का टाइटल दे दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो पहले गवर्नर जनरल प्लस वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने 3 इंडियंस को इस काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया था। और ये जो 3 इंडियंस थे ये थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था इस काउंसिल के अंदर। उसके अलावा इनके जो फंक्शंस थे
ये जो एडिशनल मेंबर्स थे ये सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजर्स में ही हेल्प कर सकते थे। एग्जीक्यूटिव का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो जो 5 मेंबर्स और उनके पोर्टफोलियो थे उसके लिए अलग मेंबर्स थे। तो यहाँ पर इंडियंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलाउड नहीं थे अभी भी, और लेजिस्लेटिव भी काफ़ी लिमिटेड स्केल पर ही थे। अब यहाँ पर जो अगर कोई भी बिल होता था जो कि पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड था, या डेब्ट से, या मिलिट्री, या रिलीजन, या फॉरेन अफेयर्स, इन सब विषयों से रिलेटेड कोई भी बिल गवर्नर जनरल के असेंट के बगैर पास नहीं किया जा सकता था। साथ ही गवर्नर जनरल या वायसरॉय के पास वीटो पावर थी, तो वो किसी भी जो काउंसिल के डिसीजन को ओवर रूल कर सकता था। साथ ही गवर्नर जनरल को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेशल पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता था। ऑर्डिनेंसेस एक तरीके से एक एक्ट की तरह काम करते हैं। तो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू गवर्नर जनरल अगर कोई भी लॉ बनाना चाहता है तो वो इमरजेंसी में बना सकता था। और इसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस का जो सिस्टम था ये 1861 के काउंसिल एक्ट में शुरू हुआ, और आज अब 2020 आ चुका है, और अभी भी जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके पास ये ऑर्डिनेंसेस की पावर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। उसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, जो कि ब्रिटेन में बैठता था, वो गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया या गवर्नर जनरल के काउंसिल द्वारा पास किए गए किसी भी एक्ट को डिसॉल्व कर सकता था। उसके अलावा इस एक्ट के थ्रू हमने पहले देखा था कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की प्रोविंशियल पावर्स थी वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उनसे छीन ली गई थी। मेनली सेंट्रल लेजिस्लेशन के पास ही उनकी पावर्स आ गई थी। तो इस एक्ट के साथ जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स लौटा दी गई, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स फिर से स्टार्ट कर दिए गए। तो अब प्रोविंसेस भी अपने लिए फिर से लॉज बना सकते थे, और यहाँ पर फिर से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता था इसके पास स्पेशल पावर्स थी, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बना सकता था। तो जो कलकत्ता का लेजिस्लेटिव काउंसिल था प्रोविंशियल लेवल पर, उसके पास ये स्पेशल पावर्स थी। उसके अलावा अलग जो और नए प्रोविंसेस क्रिएट हो चुके थे उनके अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर इस काउंसिल एक्ट के साथ दे दी गई, और नए प्रोविंसेस का के लिए आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते थे। साथ ही नए प्रोविंसेस भी बना सकते थे इस काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी के थ्रू क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1886 में नया प्रोविंशियल काउंसिल बनाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और पंजाब और बर्मा में 1897 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। तो ये नए प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेचर यहाँ पर इस काउंसिल एक्ट की मदद से ब्रिटिशर्स बना पाए। तो ये सब चीज़ें हुई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। तो अब हम इसे असेस करते हैं कि इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली अभी भी ये जो काउंसिल था, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर टोटली सिर्फ 15-16 मेंबर्स हैं, और ये 15-16 मेंबर्स मिल के पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं। तो अभी भी जो इंडिया का पार्लियामेंट्री पावर्स हैं, ये जो 15-16 मेंबर्स मिलके एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रहे थे, ये अभी भी काफ़ी नहीं है इंडिया के अंदर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए। इसलिए हम आगे और भी चेंजेस देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत लिमिटेड है, और वो किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में काम नहीं कर सकते। तो इंडियंस के पास अभी भी आलमोस्ट निग्लिजिबल पावर है। उसके अलावा यहाँ पर पहली बार हमें फिर से डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी एक्ट आ रहे थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर की पावर्स बढ़ाई जा रही थी, हर एक्ट के साथ बढ़ती जा रही थी। अब हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर की पावर को डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया गया। फिर से प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनकी पावर्स वापस दी गई, और भी आगे प्रेसिडेंसीज बनाई गई। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑर्डिनेंस की पावर दे दी गई थी गवर्नर जनरल को, जिसके थ्रू उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई थी कि वो कभी भी कोई भी ऑर्डिनेंस के थ्रू अपनी लॉ बना सकता है।
जो कि आज भी आज़ाद इंडिया में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर है। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इसके सिग्निफिकेंस या असेसमेंट। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।